विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में नालसा स्कीम आशा के तहत जो है वो बाल विवाह को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया यहाँ पर, जिसमें जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, उपाध्यक्ष जो डालसा के उपाध्यक्ष हैं, जिला अधिकारी महोदय, सदस्य यहाँ के जो एसएसपी महोदय हैं वो उपस्थित थे और यहाँ के जो डालसा के सेक्रेटरी हैं हमारे साथ उपस्थित हैं। किस तरह का डीएलएसए सेक्रेटरी महोदय और हमारे बीच आज प्रशिक्षु आईएएस कुमार अभिमन्यु जी भी हैं। सभी का अभिवादन करता हूं। मैं यहाँ उपस्थित विभिन्न पदाधिकारी जो आप लोग हैं, मैं सबका अभिवादन करता हूं। डीएम साहब ने कन्याओं के उत्थान की सरकार की योजनाओं को समय के अभाव के कारण संक्षेप में लेकिन बहुत स्पष्टता बताया। मैं अपनी बात यहां से स्टार्ट करना चाहूंगा आप लोगों की अनुमति से कि भारत की संस्कृति वो है जो कहती है यत्र नारीषु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम हैं तो हम उस परंपरा को मानने वाले, लेकिन धीमे धीमे हमारे समाज में कुछ पतन हुआ है। जो नारी देवी स्वरूप जिसको हम इतना सम्मान करते थे, हमने उसको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया। जो उसको सम्मान अपेक्षित था वो सम्मान हम दे नहीं पाए। हमारे यदि प्राचीन अपनी परंपराओं में देखा जाए तो कहीं पर भी बाल विवाह मिलता नहीं। रामायण काल में जाएं तो कोई भी बाल विवाह की एक भी घटना नहीं दिखती। महाभारत काल में आए तो वहां पर भी कोई बाल विवाह की घटना नहीं है। यहां तक उस समय तो इतनी स्वतंत्रता थी कि एक कन्या अपना वर चुन सकती थी। धीमे धीमे समाज में विघटन भी होता है, पतन भी होता है, लेकिन पुनः हमारा समाज उत्थान की ओर बढ़ रहा है। एसएसपी साहब ने एक बड़ा अच्छा डाटा दिया, यदि आप लोगों ने ध्यान दिया, कि सन 70-76 के आसपास बाल विवाह का परसेंटेज 25% से ऊपर था, जो आज जाकर के 2011 का उन्होंने डाटा बताया कि 5% से नीचे है। ये भी संख्या, यदि संख्या की दृष्टि से देखें, अपनी जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये बहुत ज्यादा है। एक छोटा बच्चा जो अभी जिसके खेलने की उम्र है, उसको एक बच्चे की जिम्मेदारी दी जाए जो खुद खिलौने से खेलने का अधिकारी है, वो क्या किसी की परवरिश करेगा? जो स्वयं ही शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, वो नई पीढ़ी को सींचेगा कैसे? हम सब का यह अनुभव है कि जहां शिक्षा का अभाव है, जहां अर्थ की कमी है, अधिकतर बाल विवाह वही हो रहे हैं। विशेष के अंतर्गत ये जो कार्यक्रम आयोजित की गई है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, प्रोग्राम में मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एसेसन जज, आदरणीय प्रिंसिपल जज, एसएसपी साहब, राइट समाहर्ता, सेक्रेटरी डीएलएसए, मैं उपस्थित वीडियो देख रहे हैं बीपीआरओ भी यहाँ पे, जिला स्तरीय पदाधिकारी, अधिवक्तागण, मीडिया बंधुओं, सभी का स्वागत अभिनंदन है। बाल विवाह एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, इसके बारे में भी डिस्कशन किया जा रहा है और हमारा जो समाज है वो महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति उनकी सोच हमेशा स्क्यूड रही है, जिसको जागरूकता से और कानून के माध्यम से हम लोग ठीक करने का प्रयास करते हैं। बच्ची जब घर के अंदर रहती है तभी डिस्क्रिमिनेशन चलती है। परिवार के अंदर, घर के अंदर रहती है तो लोग समझते हैं बच्ची आएगी, लड़की आएगी, पीसीबीएनडी जांच करा कर टेस्ट किया जाता है और पाने में अगर पाया जाता है कि बच्ची है तो उसको डिसाइड कर दिया जाता है। किसी कारण से घर से बाहर निकल जाती है, उसको पालन पोषण में, उसके परवरिश में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ऐसे परिवार जहाँ पे जागरूकता की कमी है, इस तरह बहुत बड़ी होती है, लेकिन इस तरह की मानसिकता अगर परिवार में रहता है तो
लड़की को लाइबिलिटी के रूप में समझा जाता है और उसका शादी जल्दी करा दिया जाता है, ताकि उसको बला के रूप में देखा जाता है, उसे जल्दी शादी करके बाहर भेज, ताकि हमारे स्तर से निकल जाए, हम रेगुलर है। तो मैरिज कर सकते थे, 15 साल हो गया तो उसके बाद मैरिज कर सकते थे। तो वो 1978 में उसका चेंज किया गया, 1978 में इसको 18 साल कर दिया। तो इसका नतीजा ये था, 1981 में मैं डाटा देख रहा था, 43% जो गर्ल्स थे उनका मैरिज 18 साल से अंदर हो रहा था। तो 1981 में भी 43% चाइल्ड मैरिज हो रहा था। तो अभी हम देख रहे थे 3.7%, तो अभी भी हो रहा है, बट बहुत ही कम है। 3.7 तो बहुत कम है। तो 2011 का सेंसस में बता, हो सकता है उसका भी कम हो रहा है। बट ये कानून थोड़ा चेंज करने से, अवेयरनेस क्रिएट करने से और सब लोग जागरूक होने से कितना फायदा हो सकता है। तो फिर हम बिहार सरकार का अगर बताएंगे, तो जो हम 10 साल से देख रहे हैं, तो अभी 35% रिजर्वेशन है महिला लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में। उसका भी एक फायदा है, उसमें ये फायदा है कि चाइल्ड मैरिज उसका भी रिड्यूस हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ पुलिस में महिला पुलिस ज़्यादा आ रही है, महिला पुलिस पदाधिकारी ज़्यादा आ रहे हैं, और उसका फायदा भी हम लोगों को हो रहा है। क्योंकि पहले हम लोगों को महिला पुलिस पदाधिकारी और महिला कर्मी कम होने से जो हम लोग महिला का समस्या है, जो बच्चे का जो गर्ल्स का समस्या है, उनको हम लोग ठीक तरह से हैंडल नहीं कर पाते थे। एक थाने से दूसरे थाने से बुलाना पड़ता था। बट आज के डेट में हर थाने में महिला पुलिसकर्मी है और महिला पुलिस पदाधिकारी है, वो लोग गर्ल्स का और महिला के संबंधित समस्या को आराम से निपटा सकते हैं हम लोग। और उसका नतीजा है कि महिला थाना हमारा जो है अभी, वो भी जाके, जैसा अभी सेंटर डायरेक्ट हो गए, हम लोग किसी अन्य स्कूल कॉलेज में जाते हैं, फिर हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं। महिला थाना हर जाती हैं, वो लोग करते हैं। तो उसका अभी दूसरा है कि अब स्कीम का और एक फायदा अगर बताएं तो साइकिल, तो हमको लगता है कि वो भी जो बिहार सरकार के द्वारा साइकिल जो दिया गया था गर्ल्स के लिए, जो पहले बच्चियां नहीं जा पाती थी स्कूल, साइकिल देने से बच्चियां की संख्या भी बढ़ गया। मिड डे मील स्कीम एक है, वो भी इसका जो बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसा अभी प्रोग्राम जो हम लोग कंडक्ट कर, ये जो हो रहा है जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से DLSS वगैरह, तो ये भी हम लोग सेंसिटाइज करने के लिए और हम लोगों को और इसमें बढ़ चढ़ के काम करने के लिए हम लोग करते हैं कि बाल विवाह या किस प्रकार से सामाजिक अभिश्राप है और इसका उन्मूलन हमें किस प्रकार से किया जाए। कानून तो हर विषय पे और बाल विवाह उन्मूलन पे भी कानून तो बना, और जिसकी विस्तृत जानकारी आरती मैडम ने दिया है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि कानून से ऊपर लोग सभी जिम्मेदार नागरिक और पदाधिकारी है। कानून तो एक अपनी जगह पे है, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोग को बाल विवाह उन्मूलन पे किस तरीके से काम किया जाना है, इसको सोचने की जरूरत है। कानून की जानकारी तो समय समय पे मीडिया के माध्यम से, टीवी प्रचार प्रसार से, रेडियो प्रचार प्रसार से आता ही। आज में आपका स्वागत है। आज दरभंगा विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय में नालसा स्कीम आशा के तहत जो है वो बाल विवाह को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया यहाँ पर, जिसमें जिला सत्र न्यायाधीश महोदय, उपाध्यक्ष जो डालसा के उपाध्यक्ष हैं, जिला अधिकारी महोदय, सदस्य यहाँ के जो SSP महोदय हैं वो उपस्थित थे, और यहाँ के जो डालसा के सेक्रेटरी हैं हमारे साथ उपस्थित हैं। किस तरह का कार्यक्रम और ये जो आशा स्कीम के तहत जो बाल विवाह है को लेकर, रोकथाम को लेकर, और जो बाल विवाह पीड़ित हैं उनकी आर्थिक और किस तरह से शिक्षा और बाकी व्यवस्था सोसाइटी में बने, उसको लेकर आज कार्यक्रम हुआ, जिसमें हमारे साथ सचिव हैं। किस तरह का आयोजन, और ये जो लगातार जो है बाल विवाह जो कुरीतियाँ हैं, सामाजिक कुरीतियाँ हैं, लेकिन हम लोग अभी भी देखते हैं जो ग्रामीण एरिया है, रूरल एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, उसमें अभी भी इस तरह की स्थिति जो है बाल विवाह को लेकर बनती है। किस तरह के नालसा की जो स्कीम को और आज का आयोजन किस तरह का रहा? नमस्कार। आज का आयोजन हमारा बहुत ही अच्छा रहा, संतोषजनक रहा।
और ये सच में दुखद बात है कि आज के समय में 2025 में भी बाल विवाह एक न्यूज़ है, एक डेटा आता है जिसमें हमें पता चलता है कि बाल विवाह आज के समय में भी हमारे लिए खतरे का विषय बन गया है। तो हमें ये एक ऐसी कुरीतियाँ हैं, एक ऐसी कुप्रथा चली आ रही है, सदियों से कुप्रथा ऐसी चली आ रही है, जिसमें नाबालिग बच्चे, लड़कियों और लड़के की शादी करा दी जाती है, जबकि वो मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे में ना केवल उनके अधिकारों का हनन होता है, बल्कि हम उनके उज्जवल भविष्य को भी कहीं न कहीं खतरे में डाल रहे हैं। और हमें पता है कि हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं। तो हम बच्चों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो ऐसे तो कई सारे कानून हमारे पास हैं, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम है, हमारे पास पॉक्सो एक्ट है, हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। लेकिन ये सारे कानून तब तक कारगर नहीं होंगे, तब तक बाल विवाह को जड़ से खत्म नहीं कर सकते हैं, जब तक हम बाल विवाह के दुष्परिणाम को गहराई से समझ ना लें, उनको दूर करने की प्रतिज्ञा को आत्मसात ना कर ले। तो इसके लिए ज़रूरी है हम लोगों को जागरूक करें, बाल विवाह के जो दुष्परिणाम है उससे जागरूक करें, उसके खिलाफ जो अधिनियम बनाया गया है, उससे हम उन लोगों को अवगत कराएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शादी कराते हैं, जो शादी में शामिल होते हैं, जो उसको प्रोत्साहित करते हैं, उनके लिए भी सज़ा है इसमें, मैक्सिमम 2 साल तक की सज़ा है और 1 से 2 लाख तक का जुर्माना भी लगेगा। तो इस अधिनियम को भी लोगों तक पहुँचाना है। समाज की हमारे वेलफेयर बहुत सारी स्कीम्स बनी हैं बिहार सरकार की। उस स्कीम्स में वो जो विक्टिम्स हैं हमारे बाल विवाह की, उनके पुनर्वास के लिए भी प्रावधान दिया गया है। तो नालसा ने जो आशा स्कीम का लॉन्च किया है पूरे देश में, उस स्कीम का ये पर्पस ये है कि हम बाल विवाह को अब जड़ से खत्म करें और इसके लिए हमने एक आशा यूनिट का गठन किया है जो नालसा स्कीम के तहत है। उस आशा यूनिट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सारे आज इस मीटिंग में उपस्थित थे और डीएम साहब भी थे, एसएसपी साहब भी थे और सबके साथ हमने एक एक्शन प्लान बनाया, जिस एक्शन प्लान के तहत हमने सीडब्ल्यूपीसी चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन कमिटी जो पंचायत स्तर पे है, जो ग्रास रूट लेवल पे हर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो हर महीने एक मीटिंग कंडक्ट कराए, जो कि प्रावधान पहले से दिया गया है, जिसे हमें अब सुचारू रूप से चालित कराना है। हर महीने वो एक मीटिंग कराएं, जिस मीटिंग में वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वेयर इज द हॉटस्पॉट एरिया, वल्नरेबल एरिया। ये वल्नरेबल एरिया आइडेंटिफाई करने की भी जिम्मेवारी उन्हीं की है, सिंस वो बहुत सारे डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं एट द ग्रास रूट लेवल। सो वल्नरेबल एरियाज को वो आइडेंटिफाई करेंगे बहुत सारे क्राइटेरिया से। जैसे आपका क्राइटेरिया हो जाता है स्कूल ड्रॉप आउट, स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चे हो रहे हैं, एडमिशन तो करा लेते हैं, जाते नहीं है, वो फिर इसका कहीं ना कहीं लिंकेज आप चाइल्ड मैरिज से कर सकते हो। फिर आप देख सकते हो जहाँ पे SC ST ज्यादा स्लम एरियाज हैं, वहां पे भी उन लोगों को जागरूकता नहीं है, उन्हें एक पितृसत्तात्मक मानसिकता से घिरे हुए हैं कि लड़कियां बोझ हैं तो इनकी जल्द से जल्द शादी कर दो और इनके बोझ को हटा लो। तो इससे उन लोगों को दूर करना है, क्योंकि सरकार ने, जैसा कि SSP साहब ने आज बताया, रिजर्वेशन हमारी लड़कियों के लिए बिहार में भी है और बहुत सारे ऐसे वेलफेयर स्कीम्स बन गए, साइकिल का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो इन सारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले उन्हें जागरूक करना है, तो अवेयरनेस करना भी उनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अवेयरनेस के बाद फिर उनको एनरोलमेंट कराना कि बच्चे जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं उनको एनरोल करना, जो फेल हो रहे हैं उनको फिर से एनरोल करना स्कूल में, और वो जा रहे हैं कि नहीं ये भी फॉलो अप करना। फिर उसके बाद उनका ये कर्तव्य हो जाता है स्कॉलरशिप, स्पॉन्सरशिप, बहुत सारी स्कीम्स है, उनसे उनको कनेक्ट करना, स्कीम से उनको जोड़ना। तो ये हमारा हम लोग डालसा की सचिव के रूप में आप जिला वासी को क्या अपील करेंगे डालसा से जुड़ने को लेकर? या हम लोग देखते हैं पिछली बार भी हम लोग कई खबर चलाए थे जिसमें कई लोगों को सरकारी स्कीम नहीं मिल रहा था, डालसा के हस्तक्षेप से उनको उस स्कीम मिल पाया। क्या अपील करेंगे जिलावासी को, किस तरह से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा और किस तरह के मामले को लेकर वो आप लोग यहाँ हस्तक्षेप करेंगे? कई हम देख रहे हैं स्कीम, मध्यस्थता वाला एक स्कीम भी आपका चल रहा है, कई सारे स्कीम है, लेकिन लोगों को जो जन जागरूकता है, चाहे वो कंपनसेशन की बात हो या कई सारी चीजें हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे अंत में? मैं कहना चाहूंगी कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बना है, जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। वल्नरेबल सेक्शन वो है जो SC ST से बिलोंग करते हैं,
या जो ट्राइबल एरियाज से बिलोंग कर रहे हैं, जो विक्टिम हैं, एसिड अटैक के विक्टिम्स हैं, या फिर जो प्रिजनर्स हैं, इस तरह से हमारे सेक्शन 12 में, एलएसए एक्ट में सेक्शन 12 में दिया गया है। ट्रांसजेंडर्स भी हैं हमारे वल्नरेबल एरियाज में। तो उन लोगों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार हर संभव प्रयास करती है कि उन्हें हम विधिक सहायता प्रदान करें, फ्री ऑफ कॉस्ट हम विधिक सहायता। उनको अगर एडवोकेट चाहिए, केस फाइल करें, फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक वायलेंस की कोई महिला पीड़ित है, इफ शी कम्स, अगर वो कहती हैं कि वो या आती भी नहीं है, वो फोन से बता सकती हैं, तो हम उनके पास पहुंचेंगे, हम उन्हें विधिक सहायता, हम उन्हें एडवोकेट प्रदान करेंगे, उनका केस फाइल करने में हम उनको मदद करेंगे, और उनको न्याय दिलाने में, न्याय तक पहुंचाने में हम उनको मदद करेंगे। बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि न्याय तक उनकी पहुंच हो। जो कहते हैं ना, एक मुट्ठी आसमान अब पे हक हमारा भी तो है, तो वो आसमान एक मुट्ठी है, इस पे सबका हक है, तो उनका भी हक है। तो ये जिला विधिक सेवा प्राधिकार अपने ब्रांचेस से, अपने बहुत सारे जो हम हमारे कोऑर्डिनेशन विद ऑल द डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर्स के साथ हम लोग उनको मदद करने के लिए हैं। तो मैं ये लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप जिला विधिक सेवा प्राधिकार के ऑफिस आ सकते हैं, 15100 पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की परेशानियां आप फेस कर रहे हैं, तो हम आपके लिए हैं, और हम 24/7 कभी भी हैं। मेरी